अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम दो अहम चीज़ों पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री को लार्ज स्केल ऑपरेशंस की इजाज़त दे दी है, चाहे वो हमें क्रॉस द बॉर्डर जाके करने पड़े या हमें अपने ही मुल्क में मौजूद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ करने पड़े। यानी कि जैसे ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशन हमने इनिशिएट किए थे, वैसे ही एक ऑपरेशन इनिशिएट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है। दूसरा, इस वक्त बांग्लादेशी एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेशी एयरफोर्स पर ख़तरात मंडला क्यों रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 2 जनवरी को होने वाली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में मुख्तलिफ चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन लाया गया था, और इसमें जो मेन मसला था वो हमारा अफ़गान बॉर्डर पर था। क्योंकि अफ़गान बॉर्डर पर, इससे हम कुछ दिन पहले ही चले जाएं तो बहुत ज़्यादा वहाँ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा रिसेंटली कुछ पाकिस्तान ने दहशतगर्द मारे थे KPK के एरियाज़ में, एंड सरप्राइजिंगली ये जो दहशतगर्द मारे गए, इनमें कुछ दहशतगर्द बाकायदा IEA यानी कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जो अफ़गान तालिबान है, उनके कारिंदे शामिल थे। यानी कि एक तरफ अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि वो TTP जैसी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनसे बिल्कुल अलहदा है, इनको उनके साथ ना जोड़ा जाए, जबकि दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के अपने लोग ही इन TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो ये ज़ाहिरी बात है, दूसरे मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता है। अगर हम रिसेंटली गुजरे हुए 2022 की बात करें तो 2 दफ़ा बहुत बड़े पैमाने पर स्टैंड ऑफ हुआ था अफ़गानिस्तान का ईरान के साथ, क्योंकि अफ़गानिस्तान के थ्रू ही मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें ईरान में भी डिप्लॉयड हैं और वहाँ मुख्तलिफ ऑपरेशंस करती हैं ईरान की IRGC के ख़िलाफ़, और ईरानियन ट्रूप्स के कुछ लोग भी मारे गए थे। इस दौरान हमारे यहाँ भी काफ़ी शहादतें हुई, जिनमें सिविलियंस और मिलिट्री दोनों तरफ की शहादतें मौजूद हैं। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पूरा एक लार्ज स्केल ऑपरेशन इनिशिएट कर सकती है, लेकिन यहाँ हमें पब्लिक सेंटिमेंट्स को एक साइड पर रख कर देखना होगा, क्योंकि इस वक्त जो आवाम की राय है, एक जज्बाती राय यही है। इमोशनली हम यही कहेंगे कि एयर स्ट्राइक्स की जाए, और इवन हमें अफ़गानिस्तान में भी जाके एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े तो हम करेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में ये कहा हुआ है कुछ दिन पहले ही कि हम अफ़गानिस्तान में जाके भी एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं अगर अफ़गान तालिबान इन TTP के दहशतगर्दों को सेफ हेवन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर अफ़गानिस्तान ने एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे ख़िलाफ़ लड़ेगा तो हम भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी तैयारी करेंगे। सो ये हालात दिन ब दिन कशीदा होते गए। लेकिन यहाँ जो चीज़ याद रखने वाली है कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉक्सीज़ है, वो एक तो पंजशीर की रेजिस्टेंस फोर्सेस है, उसके अलावा ISKP जैसी तंजीमें अफ़गान तालिबान पर काफ़ी कहर बनकर टूट रही हैं। पिछले 10 दिनों की स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो इन तंजीमों के हमले की वजह से 40 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ सरबराहान और उनके मुख्तलिफ फ़ाइटर्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ जो ISKP ने किया, और उसमें तकरीबन 10 से 14 अफ़गान तालिबान मारे गए, और ये हमला हुआ तकरीबन कल या परसों के दिन। एक तरफ तालिबान के अंदर बहुत सी फ़िरकाबंदियाँ जा रही हैं, एक तरफ तालिबान के अंदर बहुत सी धड़ाबंदियाँ जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे मुल्कों में दहशतगर्दी का ज़रिया बन रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये चीज़ भी उनकी चेन ऑफ कमांड पर क्वेश्चंस उठाती है कि अगर अफ़गान तालिबान ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान, ईरान या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं है, तो फिर उनके फ़ाइटर्स TTP जैसी तंजीमों में आके लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता है कि अफ़गान तालिबान के अंडर जो फाइटर्स काम कर रहे हैं वो खुद तालिबान की ही नहीं मान रहे। अब हम आते हैं एयर स्ट्राइक्स की तरफ, जिनकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स करेगा। अगर तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक्स करता है, सो इस चीज़ को पहले क्लियर होना चाहिए। अफ़गान तालिबान ने जो सबसे पहला वादा किया था कि हमारा मुल्क किसी के ख़िलाफ़ भी दहशतगर्दी के लिए यूज़ नहीं होगा, इन्होंने सबसे पहले उसी को तोड़ा था। इन्होंने जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें दहशतगर्दी का ये सबब बने हैं, और सब चीज़ें ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा, पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिविलियंस को इनकी तरफ से ना सिर्फ शहीद किया गया, बल्कि उनमें से ज़्यादातर को अगवा करके तावान वगैरह भी वसूल करते रहे हैं। दूसरा, इनको जो पाकिस्तान के साथ बाढ़ है उसका जो सबसे ज़्यादा दुख है वो इस वजह से है कि पाकिस्तान ने कुछ हफ्ता पहले ही, पाकिस्तान की जो कस्टम फोर्सेस है, इन्होंने ऑलमोस्ट $500 मिलियन
पकड़ा था फॉरेन करेंसी जो कि अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी। तो अगर ये बाढ़ नहीं होती है तो ज़ाहिरी बात है स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस एरिया से बिल्कुल आम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पहाड़ी एरियाज़ हैं, सो हर जगह आप फौजी खड़े नहीं कर सकते, सिंपल ये लॉजिक है। सो बाढ़ का इन्हें सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इनकी ऊपर की आमदनी है जिस पर ये पलते हैं वो कम हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ एक और अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 4 से 5 दिन पहले कुछ दहशतगर्दों को मारा था और ये दहशतगर्द अपनी एयर स्ट्राइक में गिराए थे, और ये एयर स्ट्राइक उस क्वाडकॉप्टर से की गई थी जिसको हमने आइडियाज़ 2022 में डिस्प्ले किया था। ये क्वाडकॉप्टर्स मोटर शेल्स को ड्रॉप कर सकते हैं और इन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है। सो ओवरऑल एक अच्छा कदम लिया गया। एटलीस्ट ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि हमें अब इनके खिलाफ कोई सख्त इक़दाम करना पड़ेगा, आइदर हमें उसके लिए अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ भी सख्त रवैया क्यों ना अपनाना पड़े। दूसरी बात करें तो रिसेंटली म्यांमार एयरफोर्स ने अपनी एयर पावर में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, चाहे उनके पास आने वाले चाइनीज़ FDH-2000 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें या रशियन Su-30 SME एयरक्राफ्ट की बात करें, तो इससे म्यांमार एयरफोर्स के पास एक पूरा बूस्टअप स्टेटस आया है इस खिते में, और उससे ज़ाहिरी बात है जो ताकत का तवाज़न है वो बिगड़ा है। इससे पहले भी अगर बात कर लें तो म्यांमार एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग ही समझी जाती थी बांग्लादेश एयरफोर्स से, क्योंकि बांग्लादेश एयरफोर्स के पास इस वक्त जस्ट कुछ F7 एयरक्राफ्ट हैं, याक 130 हैं जो कि बिल्कुल लाइट अटैक एयरक्राफ्ट हैं, और MiG-29 हैं। जबकि उसके मुकाबले में म्यांमार एयरफोर्स की बात की जाए तो उनके पास MiG-29 भी हैं, JF-17 थंडर्स भी हैं, और अब उनके पास Su-30s भी हैं, और Su-30 एक मैसिव अमाउंट ऑफ वेपन्स कैरी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा एज उन्हें हासिल हुआ है वो है एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स का। अगर हम बांग्लादेश एयरफोर्स की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश एयरफोर्स के पास कोई ख़ास BVR मिसाइल नहीं है। उनके पास R-27 BVR मिसाइल्स हैं जो कि काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है 70s 80s की, जो कि सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स हैं। और जबकि म्यांमार के पास एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स हैं JF-17 पर लगने वाले PL-12 जो कि 80 से 90 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करते हैं, और R-77 मिसाइल्स जो कि उनके MiG-29 और Su-30 SME एयरक्राफ्ट कैरी करते हैं, और ये भी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है। एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स अपनी एक्यूरेसी में और अपनी स्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं सेमी एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स की निस्बत, और इस वक्त जितनी भी मॉडर्न एयरफोर्सेज हैं वो एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल्स को ही यूज़ करती हैं। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश आर्मी ने लाइट वेट टैंक्स की कैटेगरी में VD-5 प्रोक्योर किए हैं चाइना से, तो ये एक अच्छा मूव है। बट अगर कोई लंबा कॉन्फ्लिक्ट है या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें एयर फोर्सेस इंगेज होती हैं एक दूसरे के साथ, तो तब बांग्लादेश को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लैंड फोर्सेस किसी भी एयरफोर्स के सामने उस वक्त तक बिल्कुल बेकार हो जाएंगी अगर आपकी अपनी एयरफोर्स उन्हें कवर प्रोवाइड नहीं कर रही। और इस चीज़ पर बांग्लादेश की जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ जिस चीज़ पर बांग्लादेश बहुत ज़्यादा सहारा किए हुए था कि इंडिया उनकी मदद करेगा, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने ना पहले कोई ख़ास मदद की थी और ना ही इंडिया अब कोई मदद करने का दावा रखता है, और ना ही इंडिया कोई ख़ास मदद करेगा। सो यहाँ बांग्लादेश को किसी अच्छे डिफेंस पार्टनर की तरफ देखना होगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ऑफर्स दी गई थी जिनको उन्होंने ठुकरा दिया था। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट किस लिहाज से फैसले करती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।